हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूं कि जैसे कि मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 20 तक, जिसमें मैंने अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट पढ़ाया था। अभी मैं अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट ही चल रही हूँ क्योंकि मेरा जो एम है वो पूरी बेयर एक्ट को कंप्लीट करना है। तो ये 1 से लेकर 20 तक के सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि बेसिकली बीच में थोड़े से गैप हो गया था, लेकिन अब ये कंटिन्यूस रहेगी सीरीज। तो चलिए देखिए, अभी जो आपका सेक्शन नंबर 21 है वो लोक सेवक है, और इस ये अभी जो आज के इस वीडियो में मैं आपको 21 से लेकर 25 तक क्लियर करूंगी, क्योंकि जो आपका 21 नंबर सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्शन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ समरी। देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 एंड 12 तक आपका डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें एक एक पार्ट में क्लियर करा गया है कि आखिर लोक सेवक क्या होता है अकॉर्डिंग टू आईपीसी। तो ये तो एक बेसिक सी समरी होगी। अब मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर करूंगी कि 21 नंबर सेक्शन, 22, 23, 24 एंड 25 में क्या क्या अकॉर्डिंग टू आईपीसी दिया गया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए, सबसे पहले जो आपका दिया गया है वो दिया गया है लोक सेवक। यहाँ पे बात हो रही है कि पब्लिक के, एक तरीके से पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, यानी कि पब्लिक के लिए कौन काम करता है, वो अकॉर्डिंग टू आईपीसी कौन होगा। यहाँ पर दिया गया है लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति के घोतक है। घोतक का मतलब होता है इन्फॉर्मर, यानी कि जो सूचना देने वाला होता है। अतिस्मिन पश्चात निम्नलिखित वर्णों में से किस में आता है। अभी यहाँ पे बात करी गई किस में आता है, तो अब इसको 1 बाय 1 डिस्क्राइब किया जाएगा। पहला जो यहाँ पे दिया गया है, भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, यानी कि ऐसा ऑफिसर, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो, या भारत की नौसेना हो, जो भी सेना होती है आपकी, उसमें जो भी ऑफिसर होगा वो हमारा पब्लिक सर्वेंट होगा, यानी कि लोक सेवक होगा। उसके बाद आता है थर्ड नंबर, हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णय कृत्यों, कृत्यों का मतलब होता है कार्य, न्याय निर्णय यानी कि जो भी जस्टिस के लिए काम करता है, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन, जैसे कि हमारे जज होते हैं, वो क्या करते हैं, न्याय दिलाते हैं, न्याय के लिए निर्णय लेते हैं, यानी कि डिसीजन। कृत्य यानी कि कार्य का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी भी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, यानी कि विधि द्वारा नियुक्त किया गया, यानी कि उसके पास पावर हो। तो ये तो आपका थर्ड पॉइंट होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने फोर्थ नंबर पॉइंट पे। फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या दिया गया कि न्यायालय का हर ऑफिसर, यानी कि ये नहीं कि जो गवर्नमेंट भी हो, न्यायालय का हर एक ऑफिसर जिसके अंतर्गत समामक, रिसीवर, कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते का ये कर्तव्य हो, यानी कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वह विधि या फैक्ट, यानी कि लॉ एंड फैक्ट के किसी मामले में अन्वेषण, यानी कि इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स अधिप्रमाणित करे, यानी कि वेरीफाइड करे या रखे, या संपत्ति का भार संभाले, या संपत्ति का वर्णन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, यानी कि कोई भी उसको ऐसा कोई आदेश मिला हो न्यायालय की तरफ से, उसको निष्पादन करे, उसको आगे बढ़ाए, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे। यानी कि शपथ ग्रहण कराना आपको पता ही है कि जैसे बड़े बड़े जो हाई कोर्ट के वकील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं, वो उनको शपथ ग्रहण कराते हैं। यह न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखें, और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार, यानी कि अधिकार, यानी कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो, का विशेष रूप से दिया गया हो, तो ये भी किस में आएगा, आपका पब्लिक सर्वेंट में। ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य। छठा आता है हर मध्यस्थ, यानी कि मीडिएटर या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा, यानी कि जो एलिजिबल हो, कोई मामला या विशेष विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो। उसके बाद आता है सातवां, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध करने, यानी कि रोकने में, करने में, रखने के लिए सशक्त हो, जैसे कि पुलिस। आठवां, सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते या कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, यानी कि पुलिस हो गए, और आपके जजेस हो गए, अपराधों की इत्तला दे और अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोग के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे।
उसके बाद होता है नवा, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यक्त करे की ओर से कोई संरक्षण निर्धारण या संविदा करे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करे, या किसी राजस्व यानी कि रेवेन्यू आदेशिका का निष्पादन करे यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर, या सरकार के धन संबंधी हितों का प्रभाव डालने वाले किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट करे, अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन, के धन संबंधी हितों में संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए रखे। यहाँ पे उन ऑफिसर की बात हो रही है जिनका रेवेन्यू से मतलब है, या किसी डॉक्यूमेंट को रखने से मतलब है, या उन्हें वेरीफाइड यानी अधिप्रमाणित करने से मतलब है, या किसी धन के हितों संबंधी हितों की रक्षा यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर भी आ सकता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 10वां, जिसमें दिया गया है कि हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर, जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष समान प्रयोजन के लिए यानी कि कॉमन किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे और कोई संरक्षण निर्धारण करे। संरक्षण का मतलब होता है सर्वे, और या कोई रेट या कर उद्ग्रहित करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चन के लिए कोई दस्तावेज बनाए या अधिप्रमाणित करे। 11वां आता है हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने यानी निर्वाचक नामावली यानी कि मतदाता यानी कि जो वोटिंग की नामावली होती है प्रकाशित करनी, यानी कि एक तरीके से जो मार्केटिंग के लिए जैसे उसको प्रकाशित किया जाता है यानी कि दिया जाता है, बनाया जाता है, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। संचालित यानी कि उसको चलाने के लिए, यानी कि पूरा मतदाता की जैसे भी जब भी कोई वोटिंग होती है तो उसका एक एक पार्ट किसी न किसी को डिवाइड कर दिया जाता है, उसी के लिए बताया गया है। 12वां होता है हर व्यक्ति सरकार की सेवा या वेतन में, यानी कि गवर्नमेंट का हर एक वो पर्सन जिसको गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिल रही है, क्योंकि वो मतलब इसीलिए वो पब्लिक सर्वेंट में काउंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको सैलरी मिल रही है, किसके लिए काम करने के लिए मिल रही है, पब्लिक के लिए, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए, यानी कि किसी पब्लिक के अच्छे काम के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो, यानी कि या तो फीस या तो कमीशन के रूप में उसको एक तरीके से उसका वेजेस मिलता हो, वेतन मिलता हो। स्थानीय प्राधिकारी के अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियमों के द्वारा अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो। अब यहाँ पे एक समरी दी गई है। पहले तो हम पढ़ते हैं स्पष्टीकरण 1। ऊपर के वर्णों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। देखिए, इसीलिए लास्ट में ये बात बताई गई है कि अगर कुछ ऐसे भी वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं सभी जिनको सैलरी मिलती है, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए ये बात बताई गई है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि जहाँ किसी लोक सेवक शब्द आए हैं वह उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हैं, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी विधिक त्रुटि हो। निर्वाचक शब्द ऐसे किसी विधायी न्यायपालिका या लोक प्राधिकारी के नाते चाहे वे कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्यों के वर्णात निर्वाचन का घोतक हो। यहाँ पे आपके निर्वाचन के लिए बात करी जा रही है, ठीक है, विधि द्वारा आधी निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो। उसके बाद हम चलते हुए अपने, ये तो आपका लोक सेवक क्लियर हो गया, इसमें 1 बाय 1 आपको बता दिया गया है। अब हम चलते हैं आपका सेक्शन नंबर 22, जिसमें दिया गया है जंगम संपत्ति। ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है, पहले हम आपको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्लियर करते हैं। जंगम संपत्ति शब्दों में यह आश्रित है कि इसके अंतर्गत हर भारतीय की मूर्त संपत्ति यानी कि सॉलिड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। मूर्त शब्द बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मूर्त का मतलब होता है आपकी एक सॉलिड संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, किंतु भूमि और वह चीजें जो भूमिबद्ध हो या भूमिबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई तो इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वो उगती हुई फसलें वो क्या होती, वो जमीन से जड़ी हुई होती, तो वो आपकी जंगम संपत्ति में नहीं आती है। यहाँ पे सिर्फ सॉलिड चीज़ों की बात हो रही है, जैसे कि आपकी जिन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं लेकिन वो भूमि से सटी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपकी फसलें होती हैं वो भूमि से सटी हुई होती हैं।
उसके बाद हम चलते हैं सदोष अभिलाप, यानी कि सदोष का मतलब होता है आपका रॉन्गफुल, अभिलाप का मतलब होता है आपका प्रॉफिट, यानी कि कोई भी एक ऐसा प्रॉफिट जो गलत तरीके से गेन किया गया हो, यानी कि गलत तरीके से लिया गया हो। सदोष अभिलाप विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप जिसका वैध रूप से अधिकार अभिलाप करने वाला व्यक्ति ना हो। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करा गया है यहाँ पे। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसमें जो गलत तरीके से उस चीज का प्रॉफिट ले लेता है, लेकिन मेन पर्सन वो नहीं होता है प्रॉफिट लेने के लिए, उसका जो मेन मालिक होता है वो कोई और होता है। इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसे डाकिया है और उसको पता चल जाता है कि पार्सल में क्या है, या मतलब अगर कोई भी डिलीवरी बॉय उसको पता चल जाता है पार्सल में क्या है, तो वो आपको उसके बदले पर साइन करके और उसको रख लेता है। तो उसने गलत तरीके से उस पर उस चीज़ को हासिल किया और उसका प्रॉफिट किसे मिला, उसको मिल गया, उसको नहीं मिला जिसको मिलना चाहिए था। तो ये होता है आपका रॉन्गफुल प्रॉफिट, यानी कि सदोष अभिलाभ। उसके बाद आता है सदोष हानि, यानी कि रॉन्गफुल लॉस। सदोष हानि विधिवत साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से अधिकार, यही बात होगी, इसी को उल्टा बोल दिया गया है कि जिसकी हानि उठाने के लिए कोई और जिम्मेदार था और उसको किसी और ने हानि उठा दी। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि जब बहुत ही ज़्यादा जब लोडर वगैरह चलते हैं वहाँ पे चीज़ें गिराई जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन ने क्या किया कि मूर्ति को गिराना चाहिए था उस लोडर को, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ही गिरा दिया। तो उसके लिए उसको अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 23 के अंदर रॉन्गफुल लॉस के अंदर उसको क्या माना गया, दोषी माना गया। उसके बाद यहाँ पे क्लियर किया गया है सदोष अभिलाप प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना। देखिए यहाँ पे प्राप्त करना और हानि उठाने का मतलब ये दिया गया है, क्योंकि सदोष अभिलाप यानी कि रॉन्गफुल गलत तरीके से तो उसको प्रॉफिट ही हुआ ना, आखिरी में उसने तो प्रॉफिट गेन कर लिया। और हानि में क्या होता है, यानी कि रॉन्गफुल तरीके से उसका लॉस, यानी कि उसको गलत तरीके से नुकसान किसी और को होना चाहिए था उस चीज का, और हो गया किसी दूसरे पर्सन को। तो यहाँ पे यही बात कही गई कि कोई व्यक्ति सदोष अभिलाप प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखता है, यानी कि रॉन्गफुल रखता है, तब भी जब भी उसका सदोष अर्जन होता है, यानी कि रॉन्गफुल तरीके से उसका गेन होता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति में सदोष वंचित किया जाता है। अब आता है आपका सेक्शन 24, यानी कि बेईमानी से। जो कोई इस आशय से, यानी कि कोई भी इस इंटेंशन से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित होता है और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करनी पड़ती है, यानी कि बेईमानी का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन को प्रॉफिट हो रहा है और बाकी सबको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। यानी कि पहली चीज तो कॉमन क्या है कि इसमें एक इंटेंशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि पहले वाले को तो उसका प्रॉफिट होना चाहिए और दूसरे को उसका क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। ये तो बात होगी आपकी बेईमानी की। अब आता है कपट पूर्वक। ये आपका दिया गया है आईपीसी के सेक्शन नंबर 25 में कि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, तब यह कहा जाता है कि यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, यानी कि यहाँ पे देखिए बेईमानी में क्या बात हो रही थी कि उसका जो इंटेंशन था वो ये होना चाहिए कि एक को प्रॉफिट होना चाहिए, बाकी सबको लॉस होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, कपट के आशय से, है ना, या मतलब कि उसका जो माइंड है वो उसका कपट पूर्वक होना चाहिए। यहाँ पे रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बस ये बात हो रही है कि उसका जो वो कोई भी अगर काम कर रहा है तो वो उसकी जो माइंड है वो उसका कपट के ऊपर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ना रॉन्गफुल प्रॉफिट की बात हो रही है, ना ही रॉन्गफुल लॉस की बात हो रही है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 21 से लेके आपका 25 तक, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ से बात जो स्टार्ट होगी जो नेक्स्ट वीडियो में वो होगी 26 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कोई भी और बेरा क्लियर करनी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।